सही है। हेलो, देखिए सीआरपीसी में आपका 199 तक पढ़ाया गया था भाई सीआरपीसी में। और सीआरपीसी में अब आगे बढ़ा जाए। अब आइए 200 से लेकर 203 तक अध्याय 15 हमें शुरू करना है। और नए लोगों को बता दिया जाए, ये जो क्लास चलता है केवल प्री के लिए चलता है। और प्री के लिए जो आ सकता है उसी को छांट कर बताया जाता है आपको। और पूरा बेयरेक्ट भाई पढ़ाना संभव नहीं है इस क्लास में। आपका जो लास्ट में चलता है, जो प्री में आ सकता है उसी को केवल छंटवाया जाता है। एक दो संशोधन भी हुए हैं, उसको सुधार कर लेना है। आपका सेक्शन 27 में 2018 में हो सकता है बिहार पूछ ले। आपका कल टेस्ट पेपर में भी आया था, मैंने यहाँ जो टेस्ट हुआ था कि जो धारा 27 में जो पुराना जिनके पास बेयर एक्ट हो पहले सुधार लें। धारा 27 सीआरपीसी में यानी कि 27 में जो 16 वर्ष से कम है अब उसे 18 वर्ष से कम कर दिया गया है 2018 में। वो पुराना बेयर एक्ट हो तो सुधार कर लीजिए, तो नया बेयर एक्ट तो सही है। हाँ 18 किया गया भाई, उसको देख लेंगे फिर एक बार, लेकिन सुधार हो सकता है दिया हो ना दिया हो, देख लेंगे हम फिर। लेकिन 18 आपका अमेंडमेंट अभी इसको विवादित थोड़ा हो गया है, इसको फिर एक बार देख लिया जाएगा आपका, क्योंकि आपका हमें भी अभी क्लियर मिला नहीं। बेयर एक्ट में हम भी नया खरीदे लेकिन है नहीं। लेकिन आपका कुछ लोगों का मानना है कि संशोधन हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है। तो इसको एक बार और क्लियर कर लिया जाएगा तब सुधरवा जाएगा। आगे देखा जाए भाई, आपका 200 से लेकर 203 इधर से कम प्री में क्वेश्चन बनता है। आपका अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों के समक्ष परिवाद किया जाना। तो आपको जो जानना है 200 से लेकर 203 तक, वह आपका जो जानना है कह सकते हैं कि परिवाद जब किया जाता है तो पहले परिवाद की परिभाषा देखी जाती है आपका 2D में। सीआरपीसी की धारा 2D में कंप्लेंट या परिवाद को डिफाइन किया गया है। परिवाद मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है काग्निजेबल ऑफेंस की नॉन काग्निजेबल की दोनों, यानी कि संज्ञेय अपराध की असंज्ञेय अपराध की दोनों में, तो ये यूपीजे में पिछली बार आया था दोनों में। जब परिवाद किया जाता है तो धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट परिवादी की सामान्यतः परीक्षा करता है। अगर उसे अधिकारता नहीं है तो 201 के तहत वह परिवाद को रिटर्न कर देता है। और 202 महत्वपूर्ण है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि और आपका साक्ष्य की आवश्यकता है तो या तो वह पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है या स्वयं एक्स्ट्रा जांच कर सकता है। तो आपका 202 में एक लाइन प्री के लिए ये याद रखनी है कि क्या मजिस्ट्रेट संज्ञान के बाद भी, यानी कि अपराध के काग्निजेंस के बाद भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है? तो आपका जवाब रहेगा दे सकता है। कौन सी धारा? तो आपका जवाब रहेगा 202। इतना, इसको एक जगह एकत्र कर लीजिए तो 156(3) और 202 में कभी काल अंतर पूछा जाता है, तो एक लाइन अलग से लिख लीजिए। 156 के क्लाज 3 के तहत अन्वेषण का आदेश, दोनों अलग अलग लिख लीजिएगा। 156 के क्लाज 3 के तहत अन्वेषण का आदेश संज्ञान के पूर्व दिया जाता है। संज्ञान के पूर्व दिया जाता है, हो सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दे। जबकि 202 के तहत
अन्वेषण का आदेश, जबकि 202 के तहत अन्वेषण का आदेश संज्ञान के बाद दिया जाता है। अब डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा भविष्य में। अभी भाई आपका समय कम है, इसलिए एकदम शॉर्टकट में चला जा रहा है। सीआरपीसी पढ़ानी पड़ेगी डिटेल में यूपीजे के लिए, लेकिन पहली प्राथमिकता जो लोग बिहार डाले हैं भाई, जे निकले उनका, माने एपीओ निकले, ये देखना है। इसके बाद 203 परिवाद का खारिज किया जाना। तो जब आधार ही पर्याप्त नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद को डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा, यानी कि कंप्लेंट को खारिज की धारा में किया जाता है 203 में, लेकिन खारिज करने का रीजन लिखेगा, अर्थात कारण लिखेगा। तो क्या खारिज करने का कारण लिखना आपका विवेक है कि बाध्यकारी है? तो अगर बेयर एक्ट में दिया है कि कारण लिखना होगा तब बाध्यकारी, तो क्या बेयर एक्ट बताता है कि खारिजी का कारण लिखेगा कि नहीं, डिसमिस का लिखेगा? अगर कारण नहीं लिखा जाता है तो खारिजी का आदेश अवैध होगा। ये भी याद रखिए, बेस बताना पड़ेगा कि हमने क्यों आपका इस परिवाद को खारिज किया है, ये आपका मजिस्ट्रेट को बताना ही होगा, मनमाना नहीं। याद रखिएगा आपका खारिजी का जो आदेश है वह। इसके बाद 204 203 आ जाते हो गया, 204 से लेकर और आपका 210 यहाँ तक मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाहियों का प्रारंभ किया जाना। 204 से लेकर 210 तक में एक क्वेश्चन प्री में बनता है। अगर 3 या 4 धारा इधर की आपकी तैयार रहे तो 90% चांस रहता है कि प्री में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए भाई, आपका मजिस्ट्रेट के समक्ष अब कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। संज्ञान ले लिया गया अपराध का, बताया गया था 190 में। तो संज्ञान कितने आधारों पर लिया जा सकता है, बताया गया 3। 100 क्रम वाइज याद रखिएगा, 190 1A में कंप्लेंट पर, आपका 190 1B में पुलिस रिपोर्ट पर, और 190 1C में सुमोटो या किसी के कंप्लेंट पर, कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट माने शिकायत या सूचना पर या अन्यथा। तो कितने आधारों पर संज्ञान? 3। क्रम से याद रखिएगा, मिलाने के लिए आता है। तो जब चाहे परिवाद पर संज्ञान ले, या पुलिस रिपोर्ट पर, या स्वयं के ज्ञान या किसी की शिकायत पर, तो अब अभियुक्त को तलब किया जाता है, अभियुक्त को बुलाया जाता है, अभियुक्त को आपका आदेश का या आर्डर जारी किया जाता है। अगर मामला समन मैटर है, समन मामला है, तो सामान्यतः अभियुक्त को बुलाने के लिए समन जारी होगा। और अगर मामला क्या हो, वारंट मामला हो, तो अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय सामान्यतः आपका गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। यदि न्यायालय चाहे तो धारा 87 के तहत समन मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, और यदि न्यायालय चाहे तो वारंट मैटर में भी आपका गिरफ्तारी या अरेस्ट का वारंट जारी न करके समन जारी कर सकता है, समन इशू कर सकता है। तो आपका 2 सेक्शन याद रखने हैं, 204 1B, इसी पर अटैक करना है। वारंट मामलों में समन जारी करना किस धारा में? 204 1B। और समन मामलों में वारंट पूछ ले तो 87 मारिएगा। कौन सी धारा? 87। दो एक साथ पढ़ना है। तो 200 आदेश का किस धारा में जारी इशू किया जाता है? 204। बस एक लाइन। 205 छोड़ 205 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस से मुक्ति दे देना, यानी कि इसका मतलब कि मजिस्ट्रेट चाहे तो अगर समन जारी करता है आपका
कह सकते हैं किसके विरुद्ध, अभियुक्त के विरुद्ध, तो उसको पर्सनल अपीयरेंस या व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे सकता है कि चलो तुम स्वयं ना आओ, किसके माध्यम से उपस्थित हो जाओ, अपने प्लीडर के, अधिवक्ता के। तो भाई जो लोग नोट्स न पाए हों फिर बता दिया जाए, ये नोट्स दिया गया है, आप नोट्स ले लीजिए, लिखवाया कम जाता है। मेन चीज़ें नोट्स एक बार पढ़ कर आइए बैरक, तब सही रहेगा। 206 से आपका क्वेश्चन बना है बिहार में, चांस है कि बिहार एपीओ में बन जाए, यानी कि भले आपका 204 और 205 न पढ़िए लेकिन 206 जरूर पढ़िए। मैं बता दूं, पेटी ऑफेंस इंटरव्यू में बना है, पेटी ऑफेंस यानी कि छोटे अपराधों के मामले में स्पेशल समन यानी कि विशेष समन। देखिए 2 एंगल से क्वेश्चन बना है, वहीं 2 शब्द याद करना है प्री के लिए, पूरा नहीं। छोटे मामलों में या पेटी ऑफेंस में स्पेशल समन किस सेक्शन के तहत जारी किया जाता है, तो कौन सा सेक्शन मार्क कराएंगे, 206। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि छोटे मामले आपका कौन माने जाएंगे, तो यही क्वेश्चन गलत होगा, इसको अंडरलाइन करिए। ऐसा अपराध जिसमें केवल जुर्माने का दंड हो और जुर्माना 1000 रुपया से अधिक न हो। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, पेटी ऑफेंस क्या होता है, अभी हम बता देंगे एक लाइन। तो पेटी ऑफेंस या छोटे अपराध किसे कहा जाएगा, ये क्वेश्चन यूपी और बिहार भी बना चुका है। दंड की मात्रा याद रखिए, केवल फाइन का दंड हो और कितना से अधिक न हो, 1000। जो यूपी ने बनाया कि आपका कह सकते हैं कि ये 1000 संशोधित करके आया है, तो यूपी बना चुका है कि इसके पहले यह रकम कितनी थी, तो आपका दे देगा 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो इसके पहले यह रकम कितनी थी, 100 रुपया। ये यूपी में बन चुका है, भाई अंडरलाइन करिए। अब इसको 2005 में संशोधन करके, 2006 से लागू हुआ है, 2005 में संशोधन करके 100 रुपये की जगह कितना कर दिया गया, 1000। इसको अंडरलाइन करिए, यूपी में भी 2 बार आ चुका है, बिहार में भी आ चुका है, आपका ये यूपी में भी आ चुका है, बिहार में भी, इसको जरूर अंडरलाइन करिए। इस पे देखिए आपका विशेष समन होता क्या है, बता दिया जाए। न्यायालय समन जारी करता है और समन में रकम लिखा रहता है। इसके बाद ये कहता है कि चाहे अभियुक्त आए न आए, ये रकम स्वयं लेकर आए या किसी अधिवक्ता या किसी अन्य से भेजवा दे और अपना अपराध स्वीकार कर ले। जैसे वाहन आपका चालान होता है, सबसे उत्तम उदाहरण वाहन चालान में है। पुलिस ने वाहन चालान कर दिया तो आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में आप नहीं जाते बल्कि वकील साहब को दे देते हैं कागज पत्तर और वकील साहब आपका सारा काम कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी द्वारा ट्रैफिक नियमों का वायलेशन किया जाना एक्सेप्ट कर लिया है, कि हम स्वीकार करते हैं कि हमने ट्रैफिक रूल का क्या किया है, वायलेशन। अतः ये रकम मैं भेज रहा हूँ वकील साहब के माध्यम से, हम नहीं आएंगे तो न्याय मजिस्ट्रेट चाहे तो उस रकम को स्वीकार कर ले और स्वीकार करके आपको दोष सिद्धि कर दे, जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें वकील साहब की भी वाहवाही रहती है। अगर पहले तो ज़्यादा वकील साहब कमाते थे, अब तो कम होगा ही नहीं, कम से कम इतना, जैसे कम से कम 1000 या कम से कम 500, तो उतना तो देना ही पड़ेगा जो नया नियम आया है। पहले क्या होता था कि चालान कट गया, कागज कोर्ट में जाता था तो वकील साहब 1000 मांगते थे और आपका कोर्ट से मजिस्ट्रेट से अनुग्रह करके 100 रुपया भरते थे और 900 रुपया, मैंने 100 रुपया खर्चा एफिडेविट बनाने में इत्यादि, 100-150 और 800 शुद्ध रूप से 750 बच जाता था। लेकिन अब तो भाई सरकार भी चालाक हो गई कि 500 कम से कम है तो वहीं लग गया,
तो उतना तो देना ही पड़ेगा। तो वकील साहब की कमाई भी क्या हो गई, कम, क्योंकि पहले ज़्यादा कमाते थे। अब अभियुक्त भी जानता है कि 500 का चालान कटा है तो वकील साहब को 700 दे दे, तो वकील साहब भी 100 रुपया का कागज पत्र एफिडेविट बनवाए, टिकट उकट लगवाए और 100 रुपया बचाए, यानी कि बच कम रहा है। तो इसी को स्पेशल समन कहा जाता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जाने की आवश्यकता नहीं, अपराध क्या करिए, लेकिन सतर्क रहिए। वो मात्रा रकम कितना से कम कितना से अधिक न हो। 1000 पहले कितना था, 100, कब संशोधन हुआ, 2005, बस इतना याद रखिए। 207 और 208 से भाई कम क्वेश्चन बनता है, 207 और 208 से कम क्वेश्चन बनता है। लेकिन एक लाइन बस याद रखना है कि नेचुरल जस्टिस का पालन ही इसमें किया गया है। अगर पुलिस रिपोर्ट पर मामला दायर है तो अभियुक्त को संज्ञान के बाद कागज पत्र दिया जाएगा। एफआईआर की कॉपी, 161 का बयान और कागज पत्र। तो बताइए, आपको बताया गया था एक दस्तावेज नहीं दिया जाएगा, और वह मैं बताया था कौन सा दस्तावेज, केस डायरी या सीडी। तो अभियुक्त को 207 के तहत मजिस्ट्रेट कौन पत्र माने क्या नहीं देंगे, पूछ ले। एफआईआर की कॉपी देंगे ही। आपका पुलिस के समक्ष जितने स्टेटमेंट लोगों के हुए हैं देंगे कि नहीं देंगे। पीड़िता का बयान 164 के तहत हुआ है वो भी देंगे, मेडिकल रिपोर्ट देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन कौन नहीं देंगे, केस डायरी या सीडी। बताया गया था भाई, अब डिटेल में नहीं बताया जाएगा। अगर परिवाद पर मामला दायर है तो 208, यानी कि बस एक लाइन। पुलिस रिपोर्ट पर मामला दायर है तो अभियुक्त को दस्तावेज की प्रतिलिपि दिया जाएगा। कौन सी धारा, सेक्शन याद रखना, 260। और कंप्लेंट या परिवाद पर मामला दायर है तो कौन सी धारा, 208। आप चाहें तो इन दो धाराओं को छोड़ सकते हैं। बहुत अगर चाहते हैं कि वो भी 10% न गलत हो तो भाई पढ़िए, कौन रोका है। लेकिन आपका भाई कोई रोक टोक थोड़े है, लेकिन इतना ही आप चाहें तो भाई बहुत कम पढ़ना चाहते हैं तो उपाय वो भी बताया जा रहा है कि छोड़ सकते हैं। अब 209 और 210 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये ना छोड़िएगा दो धाराएं। कौन कौन, 209 और 210। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका बनता क्या है। अब आइए एक उदाहरण पहले बनाया जाए, तब आपका कह सकते हैं कि सही रहेगा भाई। मान लीजिए 302 का अपराध है, यानी कि मर्डर का, तो 190 में काग्निजेंस कौन लिया सामान्यतः, प्रथम क्लास जुडिशियल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये ले लिया। अब ये समस्या है कि बताइए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और कितना, 10,000 रुपया जुर्माना। और काग्निजेंस किसका लिया है, किस अपराध का, 302। और हत्या के अपराध में सभी लोग हमें लगता है कि सजा जानते होंगे, कितना है, डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि मृत्यु दंड या आपका आजीवन कारावास। अब आप लोग दिमाग लगाइए, आप खुद बताएंगे। ये बताइए क्या मजिस्ट्रेट इस अपराध में सजा दे सकता है, लेकिन सजा दे या न दे, संज्ञान सभी अपराधों का लेगा, यानी कि संज्ञान लेने और विचारण करने में कोई आपका ये नहीं है, विचारण अलग संज्ञान अलग, यानी कि उस मामले में पनिशमेंट देना अलग और काग्निजेंस अलग। चाहे भले उस मामले में दंड देने की क्षमता मजिस्ट्रेट को न हो, फिर भी वह उसका क्या लेता है, संज्ञान। अब आप लोग बताइए, इस जो अपराध हुआ है 302 का, इसमें जो सजा दे सकता है या ये अपराध किस कोर्ट द्वारा ट्रायल योग्य है, कौन सा न्यायालय है जो ट्रायल करके सजा अभियुक्त को दे सकता है, जिले का कोर्ट ऑफ सेशन कौन सा है, सत्र न्यायालय, वही मृत्यु दंड दे सकता है।
अब मजिस्ट्रेट जब संज्ञान ले लिए तो देखे कि ये तो बहुत ज़्यादा दंड है, हमारे बस की बात नहीं है, तो अब मजिस्ट्रेट मामला कमिट करेंगे, सुपुर्द करेंगे, उपार्पण करेंगे। किस धारा में? 209। कहाँ सुपुर्द कर देंगे? कोर्ट ऑफ सेशन। तो अब बताइए, कोर्ट ऑफ सेशन में सीधे मामला गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा भेजने पर? तो बस एक लाइन का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाइए तो जान लिए कि सत्र न्यायालय को कमिटल किस धारा के तहत मामला किया जाता है? 209। कौन करता है? मजिस्ट्रेट। अब यही क्वेश्चन आपका बनता है कि सत्र न्यायालय किसी मामले का डायरेक्ट या सीधे संज्ञान लेता है तो क्या सीधे अवगत हुआ सत्र न्यायालय? नहीं, अवगत ही नहीं होता, यानी कि संज्ञान ही नहीं लेता, ये भी गलत है। एक शब्द एमपी ने बनाया है, उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं लेता। उपार्पण का मतलब कि कमिटल के बिना, कमिटल का मतलब जो इसमें लिखा है सुपुर्दगी के बिना। तो बताइए, मजिस्ट्रेट की धारा के तहत कोर्ट ऑफ सेशन को मामला और अभियुक्त दोनों को सुपुर्द करता है, उपार्पण करता है? 209। यही क्वेश्चन आ सकता है, कई बार बना है। सत्र न्यायालय सामान्यतः सीधे किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता जब तक कि मामला उसे क्या न कर दिया गया हो, कमिट या सुपुर्द। तो कोई समस्या हो तो बताइए, बहुत आसान आपका है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही चलना है कि क्यों ऐसा नियम बनाया गया। तो संज्ञान अलग और ट्रायल अभी शुरू करेंगे, ट्रायल अलग। अगला नियम आइए अब 210। 210 से भी क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है 210 से भाई, और समाज में भी जाएंगे, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी मायने रखता है 210। लेकिन जो पूछा जाता है केवल उतना ही बताया जाएगा, आपका अधिक बताने का अब समय नहीं है। देखिए 210 निकाल लीजिए भाई आपका। परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। तो आइए आपका 190 से हम शुरू करते हैं और तब 210 पर आते हैं। लिखवा भी गया था शायद इसको, फिर एक बार देखिए। क्वेश्चन यहाँ से समाज भी पूछता है, वरिष्ठ अधिवक्ता के यहाँ जाएंगे वो भी पूछेगा, आपकी परीक्षा लेगा, और आयोग तो आपकी परीक्षा लेगा। यानी कि समाज के लिए, आपका सीनियर अधिवक्ता के लिए भी, और अन्य जो साथी आपके होंगे वो भी पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन सतर्क रहना है। पहले आइए कंसेप्ट बनाइए। बताइए आप लोग, 190(1) में जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा वह तीन में से तीनों आधारों पर एक साथ लिया जाएगा कि तीन में से किसी एक आधार पर? क्या बताया गया था? एक। तो पहला हमने क्या बताया? कंप्लेंट या क्या? दूसरा क्या बताया था? पुलिस रिपोर्ट। और तीसरा क्या बताया था? सुमोटो, या किसी की शिकायत या किसी की सूचना, या हम अन्यथा भी कह सकते हैं अदरवाइज, माने शिकायत या सुमोटो यानी कि स्वप्रेरणा से, यानी कि अपनी इच्छा से, या शिकायत पर। अब आपका समस्या देखिए, चूंकि अब सिद्धांत पहले समझ लीजिए। संज्ञान एक आधार पर लिया जाता है, एक साथ कई आधारों पर नहीं। ये सिद्धांत 210 में समाहित है। संज्ञान बार बार नहीं, एक बार। ये भी आपका 210। तो आइए 210 में है क्या? मजिस्ट्रेट के समक्ष आपका देखिए क्या हो रहा है। मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट किया गया और मजिस्ट्रेट उस पर जांच या विचारण क्या कर दिया है? शुरू। तब तक मजिस्ट्रेट के सामने ये दिखाया जाता है कि हजूर पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आपका विवेचना यानी कि क्या शुरू कर दी है? अन्वेषण। अब समस्या ये आई कि एक ही मामला है और पुलिस उधर कंप्लेंट पर मुकदमा चल रहा है
और इधर पुलिस भी उस मामले में क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसी दशा में अब क्या किया जाए, तो किया क्या जाएगा, तो बताइए कौन रोका, न्यायालय किस मामले को रोकेगा, इन्वेस्टिगेशन को रोकेगा कि कंप्लेंट की कार्यवाही को, परिवाद को, यानी कि मजिस्ट्रेट परिवाद की कार्यवाही को क्या करेंगे, रोक देंगे, खारिज नहीं, क्या करेंगे। और पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की क्या मांगी जाएगी, रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट आपका किस धारा में परिभाषित है, 2R में, किस धारा के तहत भेजी जाती है, हाँ रटते रहे भाई, बताया गया 173(2) के तहत पुलिस ने रिपोर्ट भेजी। पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की बताई गई, 2, और पुलिस ने चार्जशीट या चालान शीट भेजा, यानी कि पुलिस ने ये लिखकर भेजा कि साक्ष्य पर्याप्त है। अब समस्या देखिए कहाई, एक तो कंप्लेंट पर उन अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा था आपका और वह रुका हुआ है, और दूसरा पुलिस ने भी उन अभियुक्तों का नाम लिखकर कह दिया कि साक्ष्य पर्याप्त है। तो परिवाद वाले मामले और ये अन्वेषण जो हुआ था, इस मामले में मामला एक है और अभियुक्त भी एक ही निकले, अलग अलग नहीं, क्या निकले, एक। अब समस्या ये आई कि अब परिवाद जो रुका था वह आगे बढ़ेगा कि पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान माना जाएगा, इसी को सॉल्व करना है। तो कानून ये कहता है कि दोनों मामलों का जांच और विचारण अब एक साथ होगी, यानी कि परिवाद वाले मामले और पुलिस रिपोर्ट वाले मामले, दोनों की जांच और विचारण क्या होगी, एक साथ। लेकिन चूंकि हमने बताया कि संज्ञान तो एक ही आधार पर लिया जाएगा, तो बताइए संज्ञान किस आधार पर लिया हुआ माना जाएगा, माना जाएगा माने कल्पना की जाएगी। तो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान अब माना जाएगा कि परिवाद पर, तो परिवाद पर नहीं, किस पर, पुलिस, यानी कि पुलिस रिपोर्ट को परिवाद पर क्या दी गई है, वरीयता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ज्यादा लोग परिवाद मार कर आते हैं, परिवाद नहीं मारना है, कंप्लेंट नहीं, क्या मार कर आना है, पुलिस रिपोर्ट। तो आपका 210 हो गई। अब आइए अध्याय 17। अध्याय 17 से भी आपका प्री में एक क्वेश्चन बनता है। अध्याय 17 में आपका चार्ज या आरोप या इल्जाम या दोषारोपण परिभाषित, दोषारोपण दिया गया है। आरोप या चार्ज या दोषारोपण या कंप्लेंट हम ये चार्ज कहा जाता है। आरोप के बारे में आपको कुछ नियमों को जानना पड़ेगा और आरोप से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्री में 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा। अब कहाँ से चार्ज के बारे में बनेगा वो आपको बताना मेरा कर्तव्य है, लेकिन जो बताया जाए वहीं अटैक करिए, यानी कि आपका इस समय जो अटैक होना चाहिए ज़्यादा क्वेश्चनों पर ज़्यादा और जो ना आते उस पर कम, जो समय कम है। तो देखिए आरोप शब्द को डिफाइन किया गया है आपका, कह सकते हैं कि धारा 2B में, किस धारा में, 2B में। और ये कहा गया है कि आरोप के अंतर्गत अगर एक से अधिक शीर्ष है, यानी कि एक से अधिक ऑफेंस का इल्जाम लगा है, चार्ज लगा है, तो कोई भी ऑफेंस आता है। लेकिन आरोप होता क्या है, तो आरोप का मतलब कि दोषारोपण करना, इल्जाम लगाना। तो आरोप का निर्माण कौन करता है, कौन इल्जाम लगाता है, कौन चार्ज लगाता है, न्यायालय लगाता है। और आपका 4 से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। झारखंड और बिहार इत्यादि राज्यों ने बनाया कि ट्रायल या विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो पहला जवाब आरोप के निर्माण से, ये कई जगह पूछा गया है। दूसरा आपका पूछा जाता है कि किन मामलों में आरोप का निर्माण लिखित में होना आवश्यक है और किसमें केवल सारांश बता देना आवश्यक है। मुख्य बातें, मेन बातें।
तो ये भी पूछा जाता है, अभी हम बताएंगे। तीसरा मॉडल ये बनता है जो अच्छा बना है कि आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है, ये गलत न हो। तो निर्णय के पूर्व कभी भी न्यायालय आरोप में क्या कर सकता है, परिवर्तन। अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, आरोप में परिवर्तन कब तक, तो जजमेंट के पूर्व कभी भी। इसके बाद आपका देखिए कैसे बना है क्वेश्चन भाई, आरोप में गलती का प्रभाव किस सेक्शन में दिया गया है, तो 215, गलत न हो, गलती का प्रभाव किस में, 215 में। और संयुक्त आरोप की बात, ये भी क्वेश्चन यूपीएपीओ आ चुका है, 218, 219, 20, 21, 23, तो बताया जाएगा। लेकिन आरोप ये समझिए कि जब अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा शुरू होता है, ट्रायल शुरू होता है, तो सबसे पहले आरोप का निर्माण न्यायालय करता है। आरोप का मतलब कि उसके काले कारनामों को बता दिया जाता है लिख पढ़कर कि तुमने कौन सा काला कारनामा अपराध किया है और इसी ऑफेंस के लिए तुम्हारे खिलाफ आगे मुकदमा चलेगा। नेचुरल जस्टिस है, ताकि एक्यूज्ड या अभियुक्त अपना उचित रूप से प्रॉपर ढंग से डिफेंस कर सके, बचाव कर सके। भाई पहले से जानकारी रहेगी कि ये इल्जाम लगा है, तो अभियुक्त भी अपनी पूरी तैयारी करके क्या कर सकता है, अपना बचाव। ये प्राकृतिक न्याय है और आपका चल भी रहा है प्राकृतिक न्याय, आगे पढ़ाया भी जाएगा और आपका जूरिस्प्रूडेंस चल ही रहा है और आपका कल आ ही जाएगा नेचुरल जस्टिस। भारत में कोरिलेट भी करना अलग से, अभी आपका चल रहा है रूसो का, तो उसको इसके बाद आपका माने एक दो विद्वान आएंगे, उसके बाद भारत में हमें क्या करना है, जूरिस्प्रूडेंस को कोरिलेट भी करना है और ये सब नियम आपको पढ़ने हैं। तो आइए आरोप के बारे में, भाई आपका आरोप जब लिखित में बना दिया जाता है तो पढ़कर अभियुक्त को सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर पूछा जाता है कि क्या तुम इन आरोपों में जो इल्जाम तुम पर लगाए गए हैं वह क्या तुम स्वीकार करते हो। तो कौन स्वीकार ही करता है भाई, कोई स्वीकार जल्दी करता है, बहुत कम लोग अपना अपराध क्या करते हैं, स्वीकार। और जब स्वीकार कर लेगा तो प्रभाव अलग, और स्वीकार नहीं करेगा तो प्रभाव अलग, आगे बताया जाएगा अभी आपका कहानी बताकर। लेकिन आपका पहले तो आरोप देखा जाए। देखिए आपका आरोप में 211 से लेकर शुरू करिए। 211 में आरोप की अंतर वस्तु, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। कंटेंट्स अभी हमने सीपीसी में भी बताया था कि आरोप की अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कि आरोप के अंदर न्यायालय द्वारा कौन सी बातें लिखी जाएंगी। तो तुरंत आपका फिर बता दिया जाए, यूपीजे में 2018 के पहले वाले में अंतर्वस्तु पर 3 क्वेश्चन बना था और मैं आपका बता दें सीपीसी कोरिलेट नहीं होगी, केवल आपका सीआरपीसी किया जाए यहाँ, क्योंकि आपका बिहार एपीओ का बैच है तो ज़्यादा इधर उधर नहीं। तो सीआरपीसी में पहला क्वेश्चन बना था आरोप की अंतर्वस्तु की धारा में, तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन बना, तो कौन सी धारा, 211। फिर यूपीजे ने क्वेश्चन बनाया था कि निर्णय की अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट ऑफ जजमेंट कहाँ है, तो 354 सीआरपीसी, इसी के साथ ऐड कर लीजिए। कौन सी सीआरपीसी की धारा, 354, निर्णय की अंतर्वस्तु। दोनों क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं यूपीजे में, चांस रहता है। तो भाई आरोप के अंतर क्या लिखा जाएगा, देखिए आरोप के अंदर क्या लिखा जाएगा भाई, अपराध का नाम होगा, धारा का, अपराध का नाम होगा, अपराध की धारा होगी, इसके बाद कानून का नाम होगा, तो किस कानून के तहत ये इल्जाम लगाया गया है,
इसके बाद वह माने वह विधि और उसकी धारा जिसके आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है 211 का क्लास 7 पढ़ना है। यही क्वेश्चन बनता है आपका पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रायर कन्विक्शन का आरोप की धारा में। तो 211 का क्लास 7 महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा जो क्वेश्चन बनता है आपका कहाँ से बनता है 211 के क्लास 7। यहाँ से भाई घुमावदार क्वेश्चन बना, अगर बिहार आयोग दे तो यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन बना सकता है। देखिए प्रायर कन्विक्शन का मतलब ये हुआ कि पहले से वह व्यक्ति एक बार सजा पा चुका है। तो अब बताइए क्या आरोप में पूर्व दोष सिद्धि या प्रायर कन्विक्ट को लिखा जा सकता है कि नहीं, कि ये अभियुक्त एक बार इस मामले में सजा पा लिया है। लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। दूसरा नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है, लिख तो दिया जाएगा लेकिन जब तक कि निर्णय न आ जाए तब तक उसे अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया नहीं जाएगा। क्योंकि पूर्व दोष सिद्धि तब काम करती है जब अभियुक्त दूसरे मामले में सजा पाए। तो अगर ये दिखाया जाए कि पहले भी ये सजा पा चुका है तो दंड की मात्रा थोड़ा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब तक कि अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि पूर्व दोष सिद्धि का आरोप कब तक लगाया जा सकता है। यही क्वेश्चन गलत होगा। अब ऑप्शन देगा आरोप के साथ ही लगाया जा सकता है, दे देगा आपका निर्णय के पूर्व कभी भी, और दे देगा दंडादेश देने के पूर्व कभी भी, माने निर्णय के बाद दंड दिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कब तक जोड़ा जा सकता है। दंडादेश, निर्णय न मार दीजिएगा, यही गलती हो सकती है। लिखिए इसको एक लाइन, पूर्व दोष सिद्धि का आरोप, निर्णय न लिखिएगा, मैं फिर बता दूं, दंडादेश पनिशमेंट देने के पहले लिखिए एक लाइन भाई, निर्णय न लिखिए, फिर बताया जा रहा है। लिखिए पूर्व दोष सिद्धि का आरोप दंडादेश देने के पूर्व कभी भी लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तुरंत 2-4 नियम और जानना है यहाँ, और आप बताते रहिए। लिख लिए निर्णय के पूर्व कभी भी। अब बताइए आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है, ये पूछ ले तब क्या मारेंगे। लिखिए उसको इसी समय लिखना है, उसी जगह पर लिखना है ताकि दोनों एक साथ रहे, कंफ्यूज लोग ज़्यादा होते हैं। लिखिए आरोप में परिवर्तन निर्णय के पूर्व कभी भी किया जा सकता है। आरोप में परिवर्तन निर्णय के पूर्व कभी भी, और पूर्व दोष सिद्धि दे आरोप कब तक माने लगाया जा सकता है, तो निर्णय नहीं, कब तक, दंडादेश देने के पूर्व कभी भी। क्यों, क्योंकि वो निर्णय के बाद ही काम करती हैं। जब सजा देना रहता है तो सजा को क्या करेगी, थोड़ा अप करेगी। अगला देखिए भाई आपका 212 समय और स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ 212 में है। इसको घर पर एक बार आपको देख लेना है। 213 कब अपराध किए जाने का मेथड बताया जाएगा, ये पूछा गया है कि कब अपराध करने का मेथड, रीति या ढंग बताया जाएगा। तो तुरंत 2 क्वेश्चन ढंग पर भी तैयार कर लेने हैं। तो चलिए बताइए, तो ढंग पूछा जाता है। आरोप में अपराध करने का ढंग बताया जा सकेगा, ये किस धारा में है, 213। अंडरलाइन कर, इसको अलग से लिखिए।
आरोप में या चार्ज में ऑफेंस करने का मेथड या ऑफेंस करने का तरीका बताया जा सकता है, तो तरीका किस धारा में बताया जा सकता है, कहाँ प्रावधान है, तो आप क्या मार कर आएंगे? 213 पूछ सकता है, भले ये न पूछे, लेकिन जो मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ उसको जरूर लिखिएगा। तो चलिए आपका जो उत्तराखंड, यूपी और तमाम राज्य बनाए हैं क्वेश्चन, वो देखा जाए कोरिलेट करके। मृत्यु दंड के निष्पादन माने डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का मेथड कहाँ बताया गया है? ये क्वेश्चन आपका कई राज्यों में पूछा गया है और गलत न हो किसी भी हाल में। तो भारत में बताइए डेथ सेंटेंस कैसे दिया जाता है? तो गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाता है जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। अब इसका मतलब ये ढंग है, मेथड है किसका? मृत्युदंड का। तो फिर क्वेश्चन आया कि ये ढंग कहीं लिखा है कि ऐसे मृत्युदंड दिया जाएगा? तो धारा 354 का क्लाज याद रखना, 4 है कि 5? देखिए तो एक बार भाई, एक बार देख लीजिए भाई, कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का तरीका एक बार आप भी देखिए, तो जब एक बार देखेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में भाई 5 है ना, लिखिए एक लाइन भाई, तब इस पर केस पूछा जाता है। मृत्यु दंड का तरीका लिखिए, डेथ सेंटेंस का मेथड यानी कि मृत्यु दंड का तरीका सीआरपीसी की धारा 354 के क्लाज 5 में दिया गया है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आपको मिलेगा। इसके बाद आपका ये इस तरीके को लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और वह केस पूछा जाता है कि मृत्युदंड के ढंग से संबंधित कौन सा केस है। केस भी याद रखना पड़ेगा, दीना उर्फ दीन दयाल, रट कर जाइएगा, दीना उर्फ दीन दयाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये बिहार भी पूछा जा चुका है, यूपी भी, उत्तराखंड, हर एक जगह। केस याद रखिए, दीना उर्फ दीन दयाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये मृत्युदंड के निष्पादन के तरीके से संबंधित केस है। किससे? मृत्युदंड के निष्पादन के तरीका, मेथड। फिर बताइए, लिख लिया ना मेथड से। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस मेथड को सही माना कि गलत? क्या माना, वैध कि अवैध? अगर अवैध रहता तो हम बता ही होते। इसमें भाई आपका कई देशों में कई तरीके हैं भाई, जैसे कि आपका अरब देश में कि गोली मार दी जाती है, पत्थर मार दिया जाता है, जैसे गाना भी बना है, पत्थर से न मारो। अब आगे हमारे बस की बात नहीं है। बना है ना गाना, कौन फिल्म है भाई? लैला मजनू। चलिए भाई फिल्म देख लीजिएगा, अब आगे हमारे बस की बात नहीं है भाई। और कई जगह जहर का प्याला, तो जहर आपका जूरिस्प्रूडेंस में किसको दे दिया गया था? सुकरात। और कौन कहा कि विधि आज्ञा दे तो जहर भी पी लेना चाहिए? प्लेटो। चलिए कम से कम कुछ तो माहौल बना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पढ़ाना सफल हो रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बता तो रहे हैं, कुछ बातें ही बताएं, 50% ही अगर कवर कर लीजिए उतना ही बहुत है। तो कुछ तो बता रहे हैं लोग, यही का कम है। अब आगे देखिए भाई, आपका मृत्युदंड का तरीका फांसी ये वैध माना गया। फिर एक बार चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। कई देशों में जहर भी, कई देशों में सिर काट दिया जाता है, कई देशों में आपका कह सकते हैं कि तमाम तरीके हैं, कोड़े मारना, पत्थर, पहले तो खूब आपका जैसे कि दीवार में चुनवा दिया जाता था, लेकिन अब क्रूरता कम की जाती है। लेकिन अरब समाज में आज भी है,
अगर पुरानी कानून लागू कर दिया था तो चोरी करेगा तो हाथे काट लीजिए, ये कड़ा नियम है। अगला देखिए भाई, धारा 213 के बाद 200 आपका 213 का दृष्टांत पढ़ लीजिएगा घर पे। उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, कुछ घर पे पढ़ना है, इतना कम समय में पूरा पढ़ाना संभव नहीं है। जो इलस्ट्रेशन है ये कहाँ पढ़ना है, घर पे पढ़ना है 213 का। 214 नहीं पूछा जाता, अब 215 आपका मिस्टेक का इफेक्ट क्या होगा। आप आरोप में गलती का प्रभाव, तो पहला तो सेक्शन पूछा जाता है कि आरोप में गलती का प्रभाव क्या होगा, तो क्या विचारण अवैध होगा कि वैध। तो अगर चार्ज में गलती हो गई तो बस एक लाइन याद रखिएगा, आरोप में गलती का प्रभाव क्या होगा। तो अगर उस मिस्टेक या त्रुटि या भूल के कारण अभियुक्त वास्तव में भुलावे में आ गया हो और उसके प्रति जस्टिस न हो पाया हो, यही शब्द पहले देखिएगा। कब आरोप में गलती सारवान मानी जाएगी या कब आरोप में गलती निर्णय को सेटिस्फाइड करा देगी, तो दो शब्द ही पकड़ना है। वह उस गलती के कारण अभियुक्त भुलावे में, भ्रम में, कंफ्यूज हो गया हो, यानी कि भुलावे में आ गया हो और इस भुलावे के कारण उसके प्रति क्या न हो पाया हो, न्याय। और दो आपका दृष्टांत पूछा जाता है, खुदा बख्श और हैदर बख्श। खुदा बख्श और हैदर बख्श का दृष्टांत है, तो यहाँ से भी आपको दृष्टांत घर पे पढ़ना है। एक जो डायरेक्ट पूछा जाता है वह मैं आपका बता देता हूँ। देखिए भाई, आइए खुदा बख्श और हैदर बख्श का दृष्टांत याद रखिएगा। देखिए, ए पर आरोप है कि इसने 20 जनवरी को बी की हत्या की, 21 जनवरी को 20 जनवरी, और ए ने 21 जनवरी को सी की हत्या की, यानी कि हैदर बख्श और क्या, खुदा बख्श। अब आइए, बी के गवाह सी वाले मामले में आ गए, यानी कि जब ए का विचारण 21 जनवरी वाले अपराध के लिए हो रहा था, यानी कि सी की हत्या के लिए, तो जो बी के गवाह थे इसमें आकर गवाही दे दिए। और जब विचारण सी की हत्या का हो रहा था तो कौन वाले गवाह आ गए, सी वाले। माने बी की हत्या का विचारण ए पर चल रहा है और गवाह बी वाले नहीं आए जो गवाही देने थे, जो सी की हत्या में गवाह थे वह आकर गवाही दे दिए। तो बताइए सब उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं, बी वाले गवाह सी में आ गए और सी वाले, तो आप बताइए अभियुक्त भुलावे में आ जाएगा कि नहीं, आ ही जाएगा। कौन गवाह किस मामले में आया, यानी कि आपका कह सकते हैं कि भानुमती का पिटारा हो गया, यानी कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ देते हैं, कहा जाता है ना। तो जिस देश में ज्यादा विद्वान रहेंगे, ये मानकर चलिए कि उस देश में कभी भी किसी मुद्दे पर एक राय नहीं हो सकती। और जिस देश में आपका बुद्धिमान कम और फॉलोअर ज्यादा रहेंगे, जैसे भारत है, तो आपका फॉलोअर ज्यादा है, तर्क नहीं लगाएंगे। मोदी जी ने, योगी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया, तो जो अंधभक्त हैं वो हमेशा बुरा को भी अच्छा ही कहेंगे, लेकिन एक प्रूडेंट मन रहेगा, वह बुरा को बुरा और अच्छे को क्या कहेगा, अच्छा। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका आपका लोकतंत्र है, ट्रंप आपका कह सकते हैं कि खूब बदमाशी किए, तो मीडिया वहाँ की बिकी नहीं भारत जैसे। ट्रंप ने बुरा किया तो मीडिया ने खुलेआम उनकी बुराई की, धमकाते रहे, लेकिन मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान के तहत। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रेस की स्वतंत्रता मिली है आर्टिकल 19(1)(a) में, लेकिन वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, यह स्पष्ट वहाँ के संविधान में लिखा गया है। तो अमेरिका का मीडिया सबसे ताकतवर है और ट्रंप को हराने में काफ़ी भूमिका निभाई। यहाँ तक स्वतंत्रता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पावरफुल आदमी का ट्विटर
और फेसबुक ने अकाउंट बंद कर दिया, कुछ कर नहीं पाएंगे, ये भी मैं बता दूं। कुछ नहीं ट्रम्प कर सकते, क्योंकि वहाँ मीडिया को स्वतंत्रता है। और आपका बंद कर दिया ट्वीट, 10 साल के लिए ब्लॉक कर दिया कि आप भड़काऊ भाषण देते हैं तो भड़काऊ पोस्ट आप भी अगर करेंगे तो भाई कभी काल आपका ही ब्लॉक हो जाता है। भड़काऊ पोस्ट लिखे तो सरकार भी क्या करेगी, यहाँ तो IT एक्ट के तहत जेल में डाल देती है। केवल आप बना दीजिए कोई कार्टून वार्टून थोड़ा मोदी जी का, योगी जी का, ममता जी का, देखिए तुरंत कितना पुलिस सक्रिय होकर क्या करेगी, जेल में डाल देगी आपत्तिजनक पोस्ट पर। तो अमेरिका में स्वतंत्रता ज़्यादा है मीडिया की। ये बताया कि गलतियों का प्रभाव, इसको बेयर एक्ट से भाई आपका दृष्टांत सारे पढ़ने हैं, अब उतना छोड़ा जा रहा है, एक जो पूछा जाता है भरमाऊ, इधर का उल्टा पुल्टा। आइए देखा जाए 216, यहाँ से बस एक क्वेश्चन बनता है कि आरोप में परिवर्तन का प्रावधान किस धारा में है, 216 में। और दूसरा क्वेश्चन बस एक लाइन याद रखिएगा, आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है, तो अभी लिखवाया गया, बताइए तो, चार्ज में चेंजिंग कब तक, दंडादेश के पूर्व की निर्णय के पूर्व कभी भी, क्या बताया गया था, दंडादेश नहीं भाई, निर्णय, इसीलिए एक जगह मैं लिखवाया हूँ। फिर एक बार बता दूं भाई, ये हमेशा, ये सही बात है कि हमेशा ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है, और इसको जाकर घर पर बार बार दोहराइए। मैं बता दूं हमेशा कंफ्यूज होगा, आधा लोग गलत करके भी आएंगे। इसका उपाय ये है कि जाकर आज घर पर इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि पूर्व दोष सिद्धि या प्रायर कन्विक्शन का जो चार्ज है वह दंडादेश के पहले कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन 216 के तहत जो आरोप में चेंजिंग होगी वह जजमेंट के पहले होगी, यानी कि निर्णय के क्या होगी, हर हाल में पहले, निर्णय के पूर्व, जजमेंट के पूर्व। ये भाई क्वेश्चन ज़्यादा गलत होता है, फिर एक बार बताया गया, गलत ना हो, ये सब गलतियां क्षम्य नहीं है किसी भी दशा में कंपटीशन के लिए। अगला देखिए, अब न्यायालय आरोप परिवर्तन कर दिया तो क्या प्रक्रिया अपनाएगा, तो गवाहों को पुनः बुला सकता है, 217 पढ़ना नहीं है। अब जो आपका पूछा जाता है 218, देखिए यहाँ आपका 218 से सिद्धांत ऐड करना है, आरोपों का संयोजन 218 से लेकर 224। देखिए आपका आरोप का संयोजन पढ़िए। देखिए यहाँ आपका भाई मेंस के लिए तो पूरा पढ़ा जाता है, आपका प्री के लिए कह सकते हैं कि कुछ अगर आपका थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो काम निकल जाएगा, और कुछ दृष्टांत जानते रहेंगे तो काम आपका निकल सकता है। देखिए सामान्य नियम ये है कि अभियुक्त ने जितने अपराध किए हैं उनके लिए जो एक्यूज्ड पर चार्ज या आरोप लगेगा वह अलग अलग आरोप होगा, और उन आरोपों के बारे में जो ट्रायल चलेगा, जो विचारण चलेगा, वो भी अलग अलग चलेगा। यानी कि अगर किसी अभियुक्त ने 3 अपराध किया तो सामान्य नियम क्या है कि तीनों अपराधों का चार्ज जब फ्रेम किया जाए तो एक साथ किया जाए कि अलग अलग, और तीनों का मुकदमा एक साथ चलाया जाए कि अलग अलग। ये सामान्य नियम की धारा में सिद्धांत प्रतिपादित है, 218। फिर एक बार देखिए, क्योंकि 4 ही लाइन बताया जाएगा। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक अपराध के लिए जो चार्ज होगा वह अलग अलग होगा, और ट्रायल भी क्या होगा, पृथक पृथक, सेपरेट। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, और सेक्शन 219, 220, 221 और 223 यही आपका गलत होगा। 4 ऑप्शन देगा
और ऑप्शन में भरमाऊ सेक्शन देगा। किसी में आपका कौन कौन सेक्शन में एक्सेप्शन है रट कर जाइए। 219, 220, 221 और 222 छोड़ देंगे। कौन देखेंगे? 223। यानी कि एक साथ आरोप और एक साथ ट्रायल हो सकता है। ये कहाँ बताया गया है? तो देखिए आपका भरमाऊ मॉडल एक बना दिया जाए। चार चार धाराएं देता है और चार धाराओं में एक में 22 रहे 222 रहेगा, एक में आपका 223 224 रहेगा और एक ऑप्शन मैंने चार धाराओं में एक में आपका ये दोनों धाराएं न रहकर आपका 219 220 221 223 रहेगा। तो जिस ऑप्शन में रटे रहिए ये चार धाराएं रहे कौन कौन, इसको अच्छे से याद करना है। 219 220 221 और 223 उन्हीं सेक्शनों के तहत ज्वाइंट आपका चार्ज भी लग सकता है और ज्वाइंट ट्रायल भी चल सकता है। ये लेकिन चार सेक्शन में वह मामला क्या हो आना चाहिए। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है, एक तो धारा 218 का बैरेक्ट देखा जाए और पिछली बार यूपी एपीओ में आपका धारा 218 का इलस्ट्रेशन पूछा गया था। उदाहरण हम बता देते हैं, आपका 2015 एपीओ में आ चुका है। देखिए भाई आपका क्या कहा गया है 218 में, सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। इसका मतलब ये हुआ कि सेपरेट चार्ज फॉर डिफरेंस ऑफेंस। देखिए बैरेक्ट वही तो मैं बताया, सुभिन्न अपराधों के लिए सुभिन्न अपराध और ट्रायल क्या सुभिन्न। सुभिन्न का मतलब हुआ कि सेपरेट, सेपरेट मतलब हम क्या कर रहे हैं? पृथक पृथक, पृथक पृथक मतलब क्या? अलग अलग। चार शब्द बताया गया, तीन। देखिए प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकतः किया जाएगा। तो यही तो हमने बताया कि जितने इल्जाम लगे हैं उनके लिए आरोप क्या होगा? अलग अलग बनेगा और ट्रायल भी उसका क्या चलेगा? अलग अलग। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है आपका, परंतुक में भी अपवाद है और खंड 2 स्पष्ट बताता है कि उपधारा 1 की कोई बात 219, 220, 221 और 223 के प्रावधानों पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन चार धाराओं में मामला आ जाए तो कई अपराधों का आरोप एक साथ और उनका क्या ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है, लेकिन इन चार धाराओं में मामला आना चाहिए। अब आपका देखिए भाई जो पूछा गया था यूपीएपीओ में इलस्ट्रेशन देखिए, क पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे किसी अवसर पर घोर उपहत कारित करने का अभियोग है। तो एक समय वह चोरी, मान लीजिए 1 तारीख को चोरी किया और 3 तारीख को ग्रीवियस हर्ट कर दिया। तो बताइए चोरी के और ग्रीवियस हर्ट के लिए आरोप अलग लगेगा कि एक साथ? अलग, और इनका ट्रायल भी अलग। एक समय 1 जनवरी को चोरी किया और 5 जनवरी को घोर उपहत किसी की कर दिया, तो सामान्य नियम क्या है कि दोनों के लिए आरोप क्या लगाया जाए? अलग, और विचारण भी। अब देखिए इसी में आपका देखिए पहले बता दिया जाए भाई, क्योंकि शब्द इतना भरमा दिया था। देखिए क्या क्या दिया था, आरोप अलग विचारण अलग, फिर दिया था आरोप एक साथ विचारण अलग, फिर दिया था आरोप अलग अलग विचारण एक साथ, इनमें से कोई नहीं। इतना भरमा देगा कि यानी कि दोनों अलग अलग, यानी कि आरोप भी पृथक पृथक लगेगा और ट्रायल भी क्या होगा? पृथक पृथक। ये दिमाग में बैठा लेना है। पहला उदाहरण हो सकता है कि बिहार एपीओ भी दे दे, क्योंकि यूपी एपीओ 2015 में आया है और कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं बता दूं।
तो आपका जो 219 से लेकर 224 तक है, अब ये आप डिटेल में न भी पढ़ेंगे, देखिए 10% चांस है कि आ सकता है अंदर से इन धाराओं से, तो डिटेल में न भी पढ़ेंगे तो अब तक के इतिहास के अनुसार आपका क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, क्योंकि समय कम है और उतना भाई पढ़ाना संभव नहीं है। आप घर पर देखिए, आगे देखा जाए भाई, आपका इसके बाद ट्रायल आता है। ट्रायल आपका ज़्यादा समय नहीं लगता। ट्रायल में विचारण देखिए, अध्याय 18। देखिए आपका पहले ट्रायल की भूमिका बांधिए, तब तो, क्योंकि भाई आज मौसम भी थोड़ा माने खराब ज़्यादा है और हमें भी दिक्कत थोड़ा आ रही है मौसम के कारण भी, इसमें शक नहीं। भाई देख रहे हैं मफलर वफलर सब बांध के क्या किया जाए, ठंडी से बचना है और बोलना भी है, यानी कि दिमाग भी अस्थिर रखना है, ठंडी से ही बचना है और आपका स्पीड में तब भी काफ़ी स्पीड आपका आज बनी, कोई ये नहीं था। आपका 200 से लेकर 224 तक समाप्त हो गई, यानी कि अगर 25-30 धारा भी एक दिन में निकल जाए तो 4-5 दिन में सीआरपीसी क्या होगी निपट जाएगी। तो एक एक सब्जेक्ट अब निपटा जाए 5-5 दिन, और प्री के लिए 70-80% क्वेश्चन फंसा लिया जाए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि 30 धारा 40 धारा एक दिन में क्या करिए। अब जैसे कि 200 आपका 25 हुआ, तो जब 225 से चले तो एकदम 200 बीच में धाराएं आएंगी जो 40-50 भी हो जाएगी 1.5 घंटे में, छोटी छोटी धाराएं प्री के लिए। लेकिन बड़ी कुछ धाराएं आएंगी तो उसको 1-2 चैप्टर बाद में पढ़ाया जाएगा, कौन दिक्कत है भाई। बड़े चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे लेकिन पूरा समय प्री वाला ले लेगा, तो इससे अच्छा है कि 1-2 चैप्टर बीच में मिस करके जहाँ से अब प्री के लिए बनता है सब क्वेश्चन क्या किया जाए, लिखवा दिया जाए, समझा दिया जाए, छंटवा दिया जाए। तो आइए, ट्रायल से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है वह समरी ट्रायल से बनता है, संक्षिप्त विचारण से 1 या 2 क्वेश्चन। लेकिन इधर भी भाई सतर्क रहना है आपको। देखिए ट्रायल होता क्या है। पहला क्वेश्चन जो एमपी का है कि ट्रायल शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, ये क्वेश्चन आपका एमपीजे बनाया है। तो ट्रायल या विचारण शब्द को कहीं भी सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। तो क्या मार कर आएंगे, परिभाषित डिफाइन है कि नहीं ट्रायल, नहीं। अब कौन कौन शब्द परिभाषित नहीं है, यूपी एपीओ ऐसा क्वेश्चन बनाया है तो तुरंत दिमाग में भूत जैसे अब घूमना चाहिए इस समय। जैसे कि पागल के दिमाग में क्या घूमता रहता है, ये भूत वो भूत यहाँ भूत, उसी प्रकार आपका मैंने उदाहरण दिया जा रहा है भाई। उसी प्रकार कंप्यूटर के दिमाग में ये धारा तो वो धारा, तो ये पूछा है तो वो आएगा। इस समय ज़्यादा घूमना चाहिए, दिमाग अस्थिर इस समय रखिए। इस समय का पढ़ा हुआ ज़्यादा काम आता है। इस समय दिमाग भी तेज चलता है लोगों का, क्योंकि दिमाग इधर उधर नहीं भगता और एकदम शांत भाव से क्या करता है। अब ये नहीं कि जाकर महामंडलेश्वर के चक्कर में और भोजन के चक्कर में दिन भर धुनी न रमाइए संगम पे, क्योंकि कई लोग 5 स्नान शाही करेंगे और किसकी उपाधि धारण करेंगे, दंडी स्वामी। तो कई लोग कोचिंग के कर चुके हैं भाई, खुद ही स्वीकार करते हैं कि हम पहले स्नान में गए थे खुद आकर स्वीकार करते हैं, पूरा टीका उका करके आएंगे भाई। तो वो अलग बात है, मैं उनकी भक्ति है, कोई मैंने ये नहीं है, उनकी आस्था, चाहे 5 शाही स्नान करे या 10, कोई रोक टोक तो है नहीं। तो आइए देखा जाए आगे भाई इसमें। तो ट्रायल शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, रटे रहिएगा। अब किसको किसको परिभाषित नहीं किया गया है ये एक जगह एकत्र कर लेना है। यूपीएपीओ ऐसा मॉडल बनाया है। तो ट्रायल या विचारण को भी नहीं परिभाषित किया गया है, संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस को भी नहीं, ये यूपीएपीओ में आया था। संज्ञान कहाँ परिभाषित है, कॉग्निजेंस कहीं नहीं, संज्ञान को भी नहीं, जमानत को भी नहीं, जमानत भी परिभाषित नहीं है। इसके बाद आपका ये समन भी परिभाषित नहीं है, समन वारंट
ये भी परिभाषित नहीं है। समन वारंट, इसकी भी परिभाषा नहीं दी गई है सीआरपीसी में। आपका संज्ञान हो गया। अपील, अपील की भी परिभाषा नहीं दी गई है। अपील होती क्या है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। आगे देखिए भाई, आपका विचारण का मतलब बताया जाए। जब न्यायालय किसी अभियुक्त के विरुद्ध, माने एक्यूज्ड के विरुद्ध इस दृष्टि से एविडेंस लेना प्रारंभ कर देता है कि अभियुक्त ने अपराध किया कि नहीं, यानी कि आपका ये आया कि जब न्यायालय इस दृष्टि से साक्ष्य लेना प्रारंभ कर दे कि अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया कि नहीं, अर्थात अपराधी कौन है, इसकी जांच की जाती है। अब क्या लेना प्रारंभ किया जाएगा, एविडेंस। इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, ट्रायल। इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय किसी अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषता की जांच करता है कि अभियुक्त दोषी है कि निर्दोष है, तो इस प्रक्रिया को ही एक लाइन में हम क्या कहते हैं, विचारण। भाई अभियुक्त ने अपराध किया है कि नहीं किया है, अब इसकी जांच करेगा न्यायालय। ट्रायल, अब अगला क्वेश्चन अच्छा बनता है कि आखिर विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है, अर्थात न्यायालय इस दृष्टि से एविडेंस लेना कहाँ से प्रारंभ करता है कि अभियुक्त ने अपराध किया कि नहीं। अभियुक्त माने ये अपराध किया है कि नहीं, यानी कि अपराधी कौन है। तो जरूर याद रखिए, चार्ज फ्रेम से, यानी कि आरोप के निर्माण से ही विचारण क्या होता है, प्रारंभ। ये क्वेश्चन हर एक जगह आ चुका है। ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो गलत न हो, कहाँ से, आरोप के निर्माण। तो आरोप का निर्माण कौन करता है, कोर्ट। अभी पूरा आरोप के बारे में ही बताया गया, फिर एक बार दोहराइए। आरोप का विवेचन कौन करता है, कोर्ट। आरोप में गलती का प्रभाव की धारा में 215, आरोप में कब तक परिवर्तन 216 के तहत, निर्णय के पूर्व कभी भी। और जैसे ही आरोप पढ़कर न्यायालय सुना दिया, समझाना शुरू किया, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल क्या हो गया, प्रारंभ। अब ट्रायल के बाद निर्णय आता है, तो थोड़ा सीपीसी में आइए। निर्णय कब आता है, सुनवाई के बाद। तो सिविल मामलों में भी जब ट्रायल पर समाप्त हो जाएगा, तो ट्रायल के अंत में क्या आएगा, फैसला। तो आइए एक उदाहरण भाई बता दिया जाए आपका आरोप का, ताकि बार बार बताना ना पड़े। आपका विचारण का, आपका एक आरोप का उदाहरण बता दिया जाए ताकि बार बार बताना न पड़े। ध्यान से देखिए, बाबा पर ही चला दिया जाए भाई। एक मान लीजिए भाई, भक्त नाराज नहीं होंगे, जो भी भक्त क्योंकि एक बार उदाहरण ये बताया जा रहा था, एक भक्त नाराज हो गया, फोन से भी धमकी देने लगा। तो हुआ कि भाई सच्चाई अगर माने आपका ये बात सत्य आगे निकलती है तो हम खेद प्रकट करेंगे, नहीं तो आप अपना अपराध क्या करिएगा, स्वीकार। तो बाबा आसाराम पर उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए बाबा आसाराम करते क्या थे भाई, जजमान जी गए, जजमान समझ रहे हैं ना, आपकी भाषा में क्लाइंट यानी कि जजमान माने आपकी भाषा में क्या, क्लाइंट। क्लाइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं नहीं, उर्दू में मुवक्किल है, कच्छीकार। हाँ, तो थोड़ा याद रखे, क्लाइंट को कच्छीकार, वो कच्छा बनियान वाला नहीं, कच्छीकार और नहीं तो कई लोग दिमाग वहां भी लगाएंगे। देखिए आगे भाई आपका, देखिए आगे आपका ये आरोप का, एक बार आरोप समझा दिया जाए 2 मिनट, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, नहीं तो पता लगे कि आरोप ही पढ़ते रह गए। देखिए आपका आसाराम के पास कोई गया, क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कि आपका जजमान जी गए और कहा कि मैंने पंडित जी हमें क्या कहनी है, कथा कहलवानी है। ठीक है भाई,
तय हो गया मामला कि चलो इतना लेंगे, तो इन्होंने संस्कृत में क्या कर दिया, कथा बाँच दिया। फिर उसका क्या बताया, अर्थ बताया। पूछा जजमान से कि समझ में आ गया, तो जजमान ने कहा कि हाँ समझ में आ गया। तो अंत में शंख बजाकर और वहाँ से पैसा लेकर क्या करते थे, रफू चक्कर माने चले जाते थे। अब उसी प्रकार जब न्यायालय इन पर कुकर्म का आरोप लगाएगा तो ऐसी दशा में सेम होगा। जिस प्रकार ये कथा लिखित में आरोप लगेगा, लेटर तैयार हो गया उसके बाद जिस प्रकार ये संस्कृत में कथा सुनाते थे, अब न्यायालय पढ़कर उन सारी बातों को क्या करेगा, इनको सुनाएगा। 213 धारा ऐड करते रहिए। 213 अगर इनको फिर भी समझ में नहीं आया पूरा समझाने के बाद, तो वह ढंग या तरीका न्यायालय बताएगा जिस तरीके से इन्होंने अपराध किया। अगर न्यायालय को आरोप में चेंजिंग लाना है तो 216 कब तक चेंज कर सकता है, निर्णय के पहले कभी भी। अब देखिए, फिर संस्कृत में यानी कि लेटर आपका पत्र लिखा है, बाँच दिया, न्यायालय अभियुक्त को सुना दिया। फिर उसका अर्थ बताएगा न्यायालय कि इस अर्थ का, इस शब्द का इसका मतलब ये हुआ आपका। फिर आपका समझा दिया अर्थ बताकर। फिर पूछा जाएगा बाबा से कि क्या तुमने ये कुकर्म किया, तो या तो भाई 4 ऑप्शन हम मिलेंगे, जैसे आपको कंपटीशन में 4 ऑप्शन, या तो हाँ मैंने ही किया तो मैंने ही किया पर आगे बढ़ेगा कल, अभी पहले समझ लीजिए। तो कोई स्वीकार जल्दी करता नहीं, या तो बाबा मौन रह जाए, तो मौन में इनकार माना जाएगा। मौन में क्या माना जाएगा, अभियुक्त बाबा को साक लग गया, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो क्या माना जाएगा। लेकिन सिविल मामलों में स्वीकार और आपराधिक में क्या, इनकार। या बाबा कहेंगे कि हमारा ट्रायल किया जाए या विचारण किया जाए, या कह देंगे कि हम इन सभी आरोपों से क्या करते हैं, ये सारे आरोप निराधार हैं, अब मैं इसको इग्नोर करता हूँ, मैंने ये अपराध नहीं किया, ये कह सकते हैं। तो जब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अपना अपराध स्वीकार कर लेते तो न्यायालय वहीं मामला समाप्त कर देता, फैसला सुना देता दोष सिद्धि का, कन्विक्शन का, और अब दंड के प्रश्न पर सुनवाई होती कि बताइए आपको कितनी सजा दी जाए। लेकिन अगर इनकार कर दिए तब तो भाई आपका मामला आगे बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन को एविडेंस देना पड़ेगा कि बाबा ने ये अपराध किया। तो प्रोसिक्यूशन ने दिया एविडेंस तभी तो सजा हुई। अब जितने लोग फोटो वोटो लेकर घूम रहे थे छाती पर टांग के, सारे लोग ध्वस्त हो गए और फोटो को जला दिए। अब राम रहीम का फोटो ले लिए तो उसको भी जला दिए। अब भाई कई बाबा है, अब आगे नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बाबा है, कितने का नाम बताया जाए। तो आपका देखिए, जिस प्रकार से हमने उदाहरण बताया, इसी प्रकार से ही आरोप जैसे ही न्यायालय पढ़कर पहला अक्षर सुनाना अभियुक्त को क्या करेगा, प्रारंभ, वैसे ही अब ट्रायल शुरू हो गया। तो एक क्वेश्चन और लास्ट में, इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस कहाँ से किया जाता है, तो आरोप से। आरोप के निर्माण किए पहले जितनी न्यायिक कार्रवाई, संज्ञान और सुपुर्दगी सब हुई, ये इंक्वायरी, और जैसे ही आरोप लगा वो वहाँ से क्या शुरू हो गया, विचार। फिर याद रखिए, आरोप या चार्ज फ्रेम के पहले की न्यायिक कार्यवाही को क्या कहा जाता है, जांच। और आरोप जब लग जाएगा तो उस न्यायिक कार्यवाही को क्या कहेंगे, ट्रायल। तो ट्रायल कल आपका पूरा ट्रायल समाप्त कर दिया जाएगा, पढ़ कर आइएगा। 225 से लेकर 200 आपका प्ली बार्गेनिंग तक पढ़ाना है। 265 यानी कि इधर 30-35 धारा कल निपटा जाएगी। अभी 3-4 दिन एक ही सब्जेक्ट चलाएगा, 3-4 दिन में निपट जाए तब संविधान और आईपीसी भाई, क्योंकि 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को क्या किया जाए, किनारे किया जाए, अब समय नहीं है ज़्यादा।